तब्दीली क्यों ना आ सकी? फवाद चौधरी ने सारे भेद खोल दिए। पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात और गैर मुंतखब अफराद को ओहदे देना नाकामी का सबब बना। फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर काबीना में गर्मा गर्म बहस। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास सिर्फ 6 माह का वक्त बचा है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ से और रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी से। And a very warm welcome to the show. रौ में है रक्श उमर, कहाँ देखिए थमे, न हाथ बर्ग पर है न पा है रकाब में। मिर्जा गालिब के इस शेर में जिस सूरत हाल का नक्शा खींचा गया, कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी लग रहा है। और ये बात मीडिया नहीं कह रहा, अपोजिशन नहीं कह रही, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जिस तब्दीली के अवाम को ख्वाब दिखाए गए, उनके वोट लेने के लिए जो नारा लगाया गया, वो तब्दीली कहीं भी नहीं आ सकी। और इसकी वजह है पार्टी के अंदर अहम रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात, गैर मुंतखब और नाअहल अफराद को ओहदे देना। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बड़े पॉपुलर लीडर हैं वो PTI के, एक इंटरव्यू में हुकूमत की नाकामियों पर बात की और इस तरह बात की कि ऑलमोस्ट इट लुक लाइक अ चार्ज शीट फॉर PTI। उन्होंने असद उमर, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान इख्तिलाफ के हवाले से कहा कि इन रहनुमाओं के अंदर जो खींचातानी है उसने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। कोई लगी लिपटी नहीं रखी फवाद चौधरी ने। लेट्स वॉच हिम। फ्रैंकली हमने तो पूरी कोशिश की, हमने बड़ी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं है। फ्रैंकली जब पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। मुझे नहीं समझ आई फ्रैंकली कि आप लड़ाइयाँ भी होती हैं और पार्टीज के अंदर एक अपनी अपनी ग्रुपिंग भी चलती है, लेकिन आप अपने ही जो जिस शाख पे बैठे हो आप उसको तो नहीं काट देते। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 3-4 टॉप लीडर्स, उसने ना सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और उनकी जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक विजन था या जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं। जो इल्ज़ाम पहला लगा वो ये कि आपस की खींचतानी, और ये PTI खुद लगा रही है अपने ऊपर। फिर दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि वज़ीर आज़म अच्छी टीम नहीं बना सके, उनकी टीम नाअहल और गैर सियासी अफराद पर मुश्तमिल है। लेट मी रिमाइंड यू कि शहबाज शरीफ साहब पर, जिस को चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, एग्जैक्टली ये इल्ज़ाम लगता था कि वो ब्यूरोक्रेट से काम करते हैं, पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप एक साइड पर है। उनका जवाब ये था कि पॉलिटिकल लीडर्स में कोई इतना इस काबिल नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स बेहतर काम करते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो लोग शायद अहल भी नहीं है जिनको लगाया जा रहा है। लेट्स वॉच हिम। ये MLN का या पीपल्स पार्टी का और तो कोई भी नहीं है। उनका तो सिर्फ ये है कि हमने कैसे हम अपनी लीडरशिप ट्रांसफर कर सकें आगे अपने बच्चों में। इमरान खान का तो ये प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने तो जो बेस्ट लोग थे वो वहां पे लगने चाहिए थे। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि जिसने भी उनको मशवरा दिया फ्रैंकली कि कमजोर लोगों को लगाएं और उन लोगों को लगाएंगे जो हर बात जो है वो डिक्टेशन लेंगे, उसका मुझे लगता है कि उनकी जात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इमरान खान इज फार बिगर देन अभी जितना वो लग रहे हैं उससे। और अगेन आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने कौम से ये वादा किया था कि ना सिर्फ इदारों बल्कि पूरे निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे, और ये भी नहीं हो सका। बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाती जाऊंगी। लेकिन अतातार साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये आज आप एग्री करेंगे फवाद चौधरी से? बात ये है कि इंटरनल डिफरेंसेस के हैं। मैं समझता हूँ कि एक लैक ऑफ लीडरशिप जो आपको मुल्क में नजर आता है, वो कोविड हो, वो मईशत हो, वो आपके पेट्रोल का क्राइसिस हो, वो आटा चीनी का क्राइसिस हो, जो लैक ऑफ लीडरशिप है वो यहाँ पार्टी के मामलात में भी रिफ्लेक्टिव है कि एक ऐसे मौके पे जब लोग मर रहे हैं, कोविड के केसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है, द कैबिनेट इज वॉशिंग देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। ये अपने गंदे कपड़े जो हैं वो सारे बाजार धो रहे हैं।
यानी ये कोई मौका है इस बात का। और वजीर आजम साहब की लीडरशिप स्किल कहाँ है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी कहाँ है कि मुल्क के हालात देखें और इनकी आपस की नोक झोंक नहीं बंद होती। जिस तरह के अल्फाज फैजल हसन चौहान ने आज इस्तेमाल किए, मैं हैरान हूँ कि मीडिया पे आके अपने ही एक वफाकी वजीर के बारे में एक नाजेबा अल्फाज का इस तरह इस्तेमाल करना, ये इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान था कि ये 200 अरब डॉलर लाएंगे, इदारों के मालियाती इदारों के मरेंगे, रख रहा है, कोई कह रहा है जी नौकरियों की बारिश होने वाली है, कोई जो है वो कह रहा है जल्जले इसलिए आते हैं कि तब्दीली आ रही है। ये हमें पता था, नॉन सीरियस और इंतहा के नाहे लोग हैं। अगर मामलात इस हद तक बढ़ जाएंगे, और देखिए इसकी बुनियादी वजह क्या साहिबा, मैं आपको बताता हूँ, ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स की बात है। हल्के में लोग सवाल करते हैं, हल्के में लोग पूछते हैं कि जी कहाँ है वो जो कंटेनर पे आपने हमें सब्ज बाग दिखाए, वो कहाँ है तब्दीली? हालात वैसे क्यों नहीं है जैसा आप कहा करते थे? फवाद चौधरी साहब की ये मजबूरी है कि उनको इलेक्शन करा रहा है, जब भी होना है उन्होंने अवाम के पास जाना है और अवाम को जवाबदेही करनी है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम वो तब्दीली नहीं ला सके क्योंकि ये हमारे इंटरनल डिफरेंसेस थे, हमारी पार्टी में खींचातानी है। ये उन्होंने अपने हल्के में अपनी फेस सेविंग की है। उन्हें पता है मैंने वोट लेने हैं। वो एक अलग बात है कि जिस पार्टी में वो जाते हैं तो उसको तबाह करके निकलते हैं और वो अगला इलेक्शन नहीं जीतती। वो मुशर्रफ साहब के साथ थे, उसके बाद जो हुआ आप गवाह हैं, पूरा पाकिस्तान गवाह है। वो पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद जो हुआ वो फैसल कुर्की साहब भी गवाह हैं, हम सारे भी गवाह हैं। अब वो तहरीके इंसाफ में हैं। जो हालात हैं और जो पार्टी के हालात हैं, ये क्यों होता है हमेशा फवाद चौधरी साहब राइट एक मतलब मादर पितर आजाद पार्टी है। मुल्क को आपने जिस तरह दिवालिया का निकाल दिया है, और ये जरूर कहेंगे कि पिछली हुकूमतें, मगर ये अपनी जो है पार्टी, इसमें जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं। और एक और बात जो आपने हर 6 माह बाद कहा था कि हम वजारतों की वो करेंगे परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, वो कहाँ है? आपने कितनी वजारतें तब्दील की हैं? आपने सिर्फ आमिर सियानी को घर भेजा, वो भी करप्शन पे सजा दिए बगैर। तो बाकी आपकी कारकर्दगी 0/0/0 है। तो ये काबिल कंटिन्यू किया जाए, ये तो घर भेज। राइट अतातार साहब, अगर इजाजत है हमें एक ब्रेक पे भी जाना है। काफी सारे मामलात हैं, आपने भी ऐड किया, लेकिन असल जो चार्जशीट है वो तो फवाद चौधरी ने रखी है जो कि पीटीआई के मेंबर है। सो कवल चौधरी साहब अभी रेडी, वी विल बी विद यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस्लाहात का वादा किया था इदारों में तब्दीली का, ऐसा कुछ नहीं कर सकी। गुज़िश्ता कई सालों से सिविलियन बालादस्ती का सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान में। ऐसी क़यादत के साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना तो मईशत को संभाल सकी, ना ही इदारों में इस्लाहात ला सकी। इस वजह से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वक्त हाथ से निकल रहा है। वी हैव वेरी लिटिल टाइम, कह रहे हैं फेडरल मिनिस्टर पीटीआई के। कंवल चौधरी साहिबा, ये जो एक खदशा है 5-6 महीने की डेडलाइन नजर आ रही है, ये सिर्फ फवाद चौधरी को नजर आ रही है या आप सबको नजर आ रही है? प्रेम, थैंक यू वेरी मच फरिया। काफ़ी ग्लूमी पिक्चर पेंट हुई है पीटीआई के हवाले से। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं कि फवाद चौधरी साहब एक आदमी है, पूरी पीटीआई नहीं है। और उनकी अपनी ज़ाती आरा को हम सर आंखों पे रखते हैं, क्योंकि जब डेमोक्रेसी मुल्क में आती है और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होती हैं तो फिर वो आपस में जब बातचीत कर रही हो तो अपनी आज़ादी से राय दे सकती हैं। जो अता साहब को बड़ी अचंभे की बात लग रही थी, और जायज़ भी है उनको अचंभे की लगने की, क्योंकि जिन्होंने डेमोक्रेसी देखी ना हो और ख़ास तौर पे अपनी पार्टीज़ में ना देखी हो, और जहाँ पर एक ख़ानदान जो है वो रूल कर रहा हो, वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप उनके सामने उफ भी करके दिखा दें। लेकिन हमारी पार्टी का ये मादर पिदर आज़ाद नहीं, हम इसका हुस्न समझते हैं कि आप डिसएग्रीमेंट के साथ भी रह सकते हैं और आप डिफरेंट बात भी जाके कर सकते हैं। अब जो आपने मुख्तलिफ चंक्स दिखाए फवाद चौधरी साहब की बातों के, मैं उस पर कुछ थोड़ा कमेंट करना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब या जहांगीर तरीन साहब के आपस के मामलात हैं, तो मैं उसकी डिटेल्स में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मेरा कभी इस किस्म का वास्ता पड़ा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हमारे तक ऐसी बातें पहुंची नहीं। सो कंवल, आर यू सेइंग कि आपने कभी ये नहीं सुना कि दोनों के खिलाफात हैं? देखिए, इख्तलाफात होना, इख्तलाफ राय होना, या एक ही रीजन से हो के
इवन एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी से अक्सर दो भाई लड़ा करते हैं, असद उमर साहब और उनके भाई के शदीद इख्तलाफात हो सकते हैं पार्टी को लेकर के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों सगे भाई नहीं है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसी तरह हमारे पास काफ लीग में है तारिक बशीर चीमा साहब, उनके दूसरे भाई हैं जो उसमें आए हैं इत्तेहाद में, ताहिर बशीर चीमा साहब। मीटिंग में दोनों ही नाराज हो रहे थे, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब। मुझे जरा एक मिनट फरिया, मुझे जरा लेट मी प्लीज शेयर दिस विद यू आल्सो। प्राइम मिनिस्टर उन दोनों को कोशिश कर रहे थे कि आपस में मामला ठीक रहे, लेकिन ये तो आज कैबिनेट मीटिंग में भी आज हुआ है और फैसल वाडा साहब ने दोनों को ही कहा कि आप दोनों शायद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। दैट हैपेंड एट द कैबिनेट मीटिंग टुडे। अच्छा, मुझे जरा अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ तो फिर जो आपने नया सवाल किया मैं कोशिश करूँगी इसको भी एड्रेस करूँ। पहली बात तो ये कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हो सकते हैं। जो ऐनक फवाद चौधरी साहब ने लगाई हुई है, फिलहाल हम में से किसी को वो लगी हुई नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत आगे की सोच रहे हों या देख रहे हों, या उनकी हो सकता है कि उनकी ये प्रेडिक्शंस हों, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि जिस तब्दीली का आप नाम लेकर आए थे, वो तब्दीली बिल्कुल आ भी रही है और हम उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की मौजूदगी में जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें हमने उस फ्रंट पे बहुत ज़्यादा सक्सेसेस ली। आते ही हमने इतनी वाइब्रेंट जो डेड एक खारजा पॉलिसी थी उसको वापस जगाया। असद उमर साहब प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं, स्पेशल इनिशिएटिव्स उनके पास हैं और इस वक्त वो कोरोना के लिए एनसीओसी की सारे जो अंडरस्टैंडिंग है या सारी ओवरसाइट है वो कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर काम सर अंजाम दे रहे हैं। हर कोई अपने अपने शोबे में बेहतर काम कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेड मिनिस्ट्री थी, जिसके मिनिस्टर पिछले का अगर मैं आपसे नाम पूछूंगी तो आपको भी पता नहीं होगा, और मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर पता है तो बगैर गूगल किए जरा बता दीजिए। उस मिनिस्ट्री को उन्होंने जगा दिया है और उसमें जो पोटेंशियल है उसको निकाला है। लेकिन आप हर पर्सनालिटी में डिफरेंसेस हो सकते हैं, सगे बहन भाई आपस में उनकी लड़ाई भी हो जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है और वो इकट्ठे भी बैठते हैं। तो इसलिए वजीर आजम एक उस तरह का रोल प्ले करते हैं जो एक डिक्टेटर नहीं कभी कर सकता या एक फैमिली लिमिटेड पार्टी में नहीं हो सकता। वो तहम्मुल मजाजी से सुनते भी हैं बात, और जो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं उनका वो एहतराम भी करते हैं। उनके सामने हम डरते नहीं है बात करते हुए, जिसने जो बात करनी होती है वो उनके सामने बात करता है और वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। बेसिकली फवाद चौधरी इज सेइंग कि आप लोग वो नहीं कर सके जो वादे किए हैं एंड आप लोग कह रहे हैं वो कर लिए हैं, सो इट्स जस्ट अ डिफरेंस। देखिए, फवाद चौधरी इज नॉट ऑन द अदर साइड, ही इज ऑन द सेम साइड। और अगर वो समझते हैं कि कर नहीं सके तो वो 2 या 3 लोगों को सिंगल आउट नहीं करेंगे, उसमें फिर वो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करें। सबसे पहली बात ये है, असूल की बात ये कि पहले आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करें फिर किसी और की बात करें। लेकिन हो सकता है कि उनकी बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है ग्राउंड पे वो ये है कि जिस निज़ाम को हम चेंज करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए होता है, एक प्रोसीजर के थ्रू चलना होता है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये सऊदी अरब वाली हुकूमत नहीं, ना चाइना की है। एक सेकंड मुझे दीजिए, मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे कुंडी साहब के पास जाना है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हैं बहुत सारी सामने आई। मईशत को लेकर के जो हालात है उसको स्टेबलाइज किया। वजीर आजम को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया उनकी एफर्ट्स को। कश्मीर पे वाइब्रेंट पॉलिसी, इसके अलावा आप देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने के लिए ये भी कल उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने वजीर आजम की तारीफ की है। लेकिन जहां तक पंजाब पे या जो वो बात कर रहे थे कि वीक लोगों का, वजीर आजम मशवरा सबसे लेते हैं लेकिन करते वो वही है जो उनको सही लगता है, इसलिए वो उनके ऊपर कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। लेट मी, यू राइट कि फवाद चौधरी साहब एक ही पार्टी मेंबर है बट ही इज द फेडरल मिनिस्टर। आई कम टू कुंडी साहब, जो आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करिए उसमें फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो चाहते तो अपने जो स्टेटस है प्राइम मिनिस्टर का उससे बहुत बेहतर हमारे ताल्लुकात हो सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। He said that on record. So I'll come to you, कुंडी साहब। जो सबसे शायद आप लोगों की पार्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी कि उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने कि वजीर आजम इमरान खान ने सबको बता दिया है कि उनके पास 6 माह है वरना हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। ऐसी कोई आपने भी खबर सुनी है? आपने पीटीआई के दोस्तों इसको सुन लीजिए, एक क्लैरिफाई कर लें इसको। ये उन्होंने वजीर आजम ने अपने काबीना के लोगों को परफॉर्मेंस के लिए 6 महीने दिए कि काम करो नहीं तो बदल दूंगा। ओके जी कुंडी साहब। देखें फरिया ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि पीटीआई के अंदर है, ये बातें तो नॉर्मली चलती हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं तो कैंडिडेट हैं या कभी किसी का नाम आ रहा था। पॉलिटिकल पार्टी जो सियासतदान जब ऐसी पार्टी ख्वाहिश होती है उसको प्रमोशन लगे जाए, ये शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ भी तो फॉरेन नेशनल ऑर्डर की
काम कर रहे हैं तो फिर तो नहीं हुआ। वो ख्वाहिश थी उनकी, नहीं मिली, अभी शायद वो लॉबिंग वगैरह कर रहे हो। लेकिन जहां तक आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कर दी, क्या जो हमारे जो थे अपना हेल्थ के जो इनके थे मिनिस्टर जो पहले थे, क्या उनका फैसला हो चुका है? कुछ नहीं हुआ। क्या जो इनके जो अभी भी जो फेडरल मिनिस्टर थे अपने फूड एंड एग्रीकल्चर के, जिनको हम दूसरी मिनिस्ट्री दे दी, क्या उन्होंने उनके भाई का फैसला हो चुका है जिसमें गंदम और चीनी के बहरान स्मगलिंग उनका नाम था? तो ये चीजें तो इनके पास भी, तो मैंने पहले भी कहा है, देखिए ये किसी पे साबित नहीं कर सकते, उनको तो आप चोर डाकू का लकब दे देते हैं। लेकिन जब जिस पे साबित हो जाता है फिर आप कहते हैं कि जी इनको अच्छी मिनिस्टर दे दें। आप बताएंगे आपने जो है किसी, देखिए नवाज शरीफ की बात आती है, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, तारड़ साहब खुद अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो चले गए हैं वापस नहीं आ रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, कैबिनेट ने भेजा। जहांगीर तरीन साहब को कैबिनेट ने अप्रूवल दी, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दी, क्या गारंटी है कि वो मुल्क में वापस आएंगे? अब कोई गारंटी नहीं है कि मुल्क में आएंगे, वो एक स्पेशल जहाज पे चले गए, गारंटी तो फिलहाल नहीं है कोई खास है। लेकिन मियाँ साहब को आपके शौकत खानम के डॉक्टर्स ने भी कहा कि जी वो जो उनके सेल्स हैं वो कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो भी है। लेकिन आप बताएं कि जहांगीर तरीन किस कैपेसिटी में वो बाहर गए हैं? फिर उसके बाद ये देखिए कुंडी साहब, यू थिंक कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन दोनों को वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए अगर आप कह रहे हैं कि अगर सपोज पीटीआई कह रही है कि जी वापस आए, ठीक ठाक है, इस तरह तो फिर जहांगीर तरीन साहब को भी किसी गारंटी के तहत भेजा होगा ना। या तो इन्होंने कैबिनेट के थ्रू भेजा या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे भेजा, गए तो वो हैं किसी के डायरेक्शन पे नवाज शरीफ साहब बाहर गए। मैं जवाब तो ये चीज हम कह रहे हैं कि किसी के कहने पे होंगे। मैं जवाब दे देती हूँ इसका। क्विकली जवाब सुन लेते हैं कंवल से। एक और चीज है कि आपकी कैबिनेट की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। वो तो आपकी कैबिनेट के जो वो जरा सॉरी टू से जब टीवी पे आते हैं वो ऐसे लगता है जैसे कॉमेडी शो करने आ रहे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी बातें कर रहे थे वो। सो कंवल, अभी तक तो जो ऑपोजिशन कहती थी तो लगता था कि ये ऑपोजिशन की बात है, लेकिन जब आपके अपने फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं कि इट्स अ फेल्ड, द गवर्नमेंट कुडंट परफॉर्मेंस कर ही नहीं सके, तो ये बड़ी खतरनाक बात है आप लोगों के लिए। देखिए जी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और इसको वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये ओपिनियन एज अ गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी परफॉर्मेंस आपको गिनवा सकती हूँ फैक्ट्स के साथ। दूसरी बात, जो इन्होंने जहांगीर तरीन साहब को क्लब किया, नवाज शरीफ साहब, दोनों में बहुत फर्क है। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, उन पे पूरा केस चला है, हर चीज हुई है, उसके बाद वो अपनी सजा काट रहे थे और बीमार हुए और एक स्पेशल केस के तौर पे इलाज कराने बाहर गए हैं। दूसरे पे अभी तक ना मुकदमा, आप लोगों ने इजाजत दी है उनको, तो वो बाहर गए हैं। वो ये कह रहे थे कि आपने जहांगीर तरीन साहब के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग की हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसको क्लियर कर रही हूँ, मेरी बात पूरी सुन ले। कोर्ट से उन्होंने इजाजत ली है और ये अता साहब तो उनके वकील थे, इनको याद होगा, ये 6 दफा सब कमेटी में आए हैं और लड़ते हुए गए हैं और इन्होंने फिर कहा कि ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले, हमने तो कोर्ट से इजाजत ली है। जहांगीर तरीन साहब And welcome back. Charge sheet on the government from a sitting federal minister. जो वादे किए थे पीटीआई ने, उन पर भी एक नजर क्विकली डाल लेते हैं। मुल्क से करप्शन का मुकम्मल खात्मा, करप्ट लोगों को सख्त सजाएं दी जाएंगी, नैब के इदारे में इस्लाहात लाकर उसे फ़आल बनाया जाएगा, मुल्क को गैर मुल्की कर्जों के बोझ से आज़ाद करवाया जाएगा, लोड शेडिंग से मुकम्मल निजात और आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी, पानी की कमी दूर करने के लिए नए डैमों की तामीर, काबिल लोगों को सरबराह बनाकर तबाह हाल इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाएगा, बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत को वापस लाया जाएगा, अवाम को मेयारी तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम की जाएंगी, मुल्क में यकसा तालीम का निसाब नाफिज किया जाएगा। अता तारड़ साहब, जो अहम क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से था, उनकी वापसी के हवाले से भी बता दीजिए, देन हम आ जाते हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। सबसे पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर बाहर गए हैं, किसी प्रोसीजर के तहत गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने फरमाया खोसा साहब ने कि जी इजाजत हुकूमत ने दी, मोडेलिटीज हमने तय की। तो ये अब अगर चीफ जस्टिस साहब कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा कि कंवल साहिबा के सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, एक तो वो 1 घंटा भी एक्स्ट्रा वहां नहीं रुकना चाहते, उनका एक हार्ट का प्रोसीजर होना है, वो सबको पता है। वो जैसे ही ये कोविड की सिचुएशन वहां पे सेटल होना शुरू होगी, वो करवा के वापस आ जाएंगे, डजंट वांट टू स्टे देयर, ना उनका कोई इंटरेस्ट है वहां पे। अब जहांगीर खान तरीन साहब को बगैर ईसीएल में नाम डाले भेजा गया। यकीन माने फरिया साहिबा, हम छींक भी मारते हैं तो हमारा नाम ईसीएल में डाला जाता है।
हमजा शहबाज शरीफ की 9 मौलूद बच्ची का ओपन हार्ट सर्जरी थी, नाम ECL में था, हम कोर्ट से परमिशन लेके गए और वापस आए। हर ऑपोजिशन रहनुमा का नाम ECL पे होता है। ये हुकूमत के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि एयरपोर्ट पे बैठे हुए जुल्फी बुखारी का नाम वजीर आजम के हुक्म पे निकलता है। जहांगीर खान तरीन साहब शुगर इंक्वायरी कमीशन में सरे फहरिस्त हैं, 56 करोड़ की सब्सिडी दी है, किल्लत पैदा की है, 100 अरब रुपया कमाया है अवाम के मुंह से निवाला छीन के, तो वो उनको रात के अंधेरे में शहाना प्रोटोकॉल देके रवाना किया जाता है। तो ये कंटेनर पे तो आप जो आपके इतने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं जहांगीर तरीन के बारे में, एक बात बता दें। जो इतलात आई कि शायद उनकी मुलाकात होगी लंदन में नवाज शरीफ साहब से, या हो सकती है, ऐसा तो फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने तो उनका जो पूरा नक्शा खींचा उसके बाद तो पीएम उनसे मिलना नहीं चाहेगी। बिल्कुल भी नहीं। और उसकी वजह ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो हुकूमत को किस तरह ब्लैकमेल करके गए हैं। आपने पंजाब के MPs के साथ उनकी तस्वीर नहीं देखी, उनको मीडिया पे शाया करना और उनको डिस्प्ले करने का मकसद क्या था, उनके आपने इंटरव्यू नहीं सुने। वो किसको सुना रहे थे? वो इमरान खान साहब को सुना रहे थे कि ये हुकूमत मेरी मरूज मेहनत है। जितनी ज्वाइनिंग्स हैं, जितना बाकी पार्टियों का माल से मुराद की जो बाकी मेंबर्स इकट्ठे किए, ये मैंने इकट्ठे करके दिए हैं। जब उनको वो पहनाए जा रहे थे, वो पट्टे पहनाए जा रहे थे, तो वो कौन पहना रहा था? वो जहांगीर खान साहब ने आधे लोगों की शिकायतें करवाई हैं। वो तो और तरफ बात को लेके जा रहे थे, अगर आपने नोट किया हो। तो ये इमरान खान साहब ने मसलहत के तहत, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मसलहत के तहत उनको जाने दिया है। जो उनके दावे कंटेनर पे थे, इस हिसाब से जहांगीर खान तरीन साहब पे एंटी करप्शन का पर्चा, FIA का पर्चा, उसके बाद नैब की उनकी इंक्वायरी, और उनको बिहाइंड बार्स होना चाहिए था। अगर जो मयार हमारे पे लागू होता है वो इन पे होता। अब इनकी परफॉर्मेंस में क्विकली आ जाता हूँ। प्रिया साहिबा, क्या ये इमेजिन किया जा सकता है कि एक हुकूमत अपने GDP ग्रोथ रेट के बारे में झूठ बोले? 3% बताया गया आपको और मुझे, 3% बताया गया अवाम को, और वो 1.9% निकली कोविड से पहले। कोविड के बाद जब -4.4, 3 से तो नहीं गई ना, तो 1.9 से गई। हफीज पाशा साहब के फिगर्स ठीक थे। अब लेटेस्ट सुन ले, वो कहते हैं कि कोविड से पहले और दिसंबर में तकरीबन 25 से 30 लाख अफराद बेरोजगार थे। अब वो कहते हैं कि वो तादाद 1 करोड़ 20 लाख पे पहुंच गई है। गुर्बत की लकीर से नीचे 50% लोग चले गए हैं। तो ये कौन सी तब्दीली है? और मुझे ये बताइए, 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा में है, ये हमें ना सुनाए कि 2 साल हुए हैं। 18वीं तरमीम है, फिर जो दूध और शहद नहरें बह रही हैं, जो वहां पे पेशावर शहर के अंदर मेट्रो के नाम पे जो तमीर किया गया है, स्विमिंग पूल है, कई जगह पे घड़े खोदे गए हैं, कई जगह पे वो पुराने खंडात की तामीर है। ये मुझे बताएं कि कौन लोग हैं और इन्होंने क्या खिलवाड़ किया 2 साल में इस मुल्क के साथ? इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? हमने कर्ज किए, हमने 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, 11,000 मेगावाट बिजली लगाई, हमारा CPEC चल रहा था, फुल स्विंग पे चल रहा था। इन्होंने एक ईंट लगाई हो तो बता दें। और खैबर पख्तूनख्वा में मुझे बता दें कि वहां कौन से नए अस्पताल में हैं। इन्होंने मेट्रो लाइन बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, इसके अलावा हमने ग्रीन लाइन बनाई, इन्होंने आटे की लाइन बनाई, इन्होंने चीनी की लाइन बनाई। तो ये लाइनें बना रहे हैं, इन्होंने अवाम की दवाई छीन ली, आटा छीन लिया, चीनी छीन ली। तो ये तब्दीली कौन सी तब्दीली है और ये कहाँ आई है? ख्वाब में आई हो तो मैं ऐसा कह कुछ नहीं सकता। हकीकत इससे बहुत इसके बरक्स है। राइट, कुंडी साहब, आपसे भी यही क्वेश्चन करूंगी। जो एंड वेलकम बैक। कुंडी साहब, फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि जिस तरह जो सिविलियन बालादस्ती की वजह यह है कि टीम जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए जो ज़्यादा फैसले हैं वो सिविलियन बालादस्ती के तहत नहीं हो रहे। डू यू एग्री ऐसा हो रहा है? सो डज दैट मीन कि आप टीम बड़ी मजबूत थी या PMLN की टीम बड़ी मजबूत थी और PTI की टीम बहुत कमज़ोर है कंपेयर टू योर्स? वो एक फेडरल मिनिस्टर है, उन्होंने जी फवाद चौधरी साहब के जिस कैबिनेट का मेंबर है, उसने अपनी कैबिनेट में बताया, हमारी कैबिनेट के बहने में सिविलियन जो है शायद फैसले नहीं करते, फैसले कहीं और होते हैं। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि देखें, अगर आप एक छोटा सा बच्चा भी होता है
वो भी अगर आप उसको उंगली से पकड़े तो वो भी 2 साल में चलना फिरना सीख लेता है। और अभी तक मतलब है कि ये अपने फैसले और अपने मतलब है कि अपने फैसले मनवा नहीं सकते, सिविलियन सुपरमेसी कायम नहीं कर सकते। ये तो देखें अभी आप 5-6 महीने बाद देखें। बट कौन सा ऐसा फैसला डू यू थिंक गवर्नमेंट करना चाहती थी और वो नहीं कर सकी? ऐसा कोई फैसला मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक बात वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी लॉकडाउन करवाए मैं नहीं करना चाहता था, तो इन्होंने साबित किया कि वो शरफिया की स्पोक्सपर्सन है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जी सूबे मेरी बातें नहीं मानते, तो सूबों को कौन डिक्टेट कर रहा है इस वक्त? हमने तो ये सुना था कि आजम खान साहब व्हाट्सएप पे पंजाब और KPK चलाते हैं। अब ये पता नहीं है कि और इनसे ऊपर कौन आ गया जो कि मतलब है कि सूबे वो चला रहे हैं। 3 सूबे तो इनके पास है ना, पंजाब, KP और बलूचिस्तान, तो वो कौन चला रहे हैं? तो ये लेटेस्ट ये बातें मतलब है कि बाकी तो उसमें बहुत और भी मौजूद है। तो ये इसीलिए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब पार्लियामेंट को तरजीह नहीं देते, पार्लियामेंट आते नहीं। हमको पता है कि इन लोगों ने तो मुझे वोट नहीं दिया, मुझे तो कहीं और से वोट मिला, मैं तो मतलब है कि इलेक्ट नहीं हो गया है, मुझे किसी और से सेलेक्ट किया है, इसलिए वो इस असेंबली पे आना पसंद नहीं करते, इस सिचुएशन में भी नहीं आते। जब आप देखें आप इससे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि आप इस वक्त वॉर में हैं, आप कश्मीर के इशू पे नहीं आए, आप बजट मतलब है कि इस वक्त आप कोरोना से जंग लड़ रहे थे, उस वक्त भी आप नहीं है, तो और इससे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? कोरोना से इम्पोर्टेंट इस मुल्क में एक चीज। राइट, अगर इजाजत दी तो इस पे कमेंट ले लेती हूँ कंवल साहब से, क्योंकि वक्त में कंवल जो ये बड़ा अहम बात है और ये बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कुंडी साहब ने कि ये स्टेटमेंट बाकायदा दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता था, सूबों ने नहीं सुनी, अब फेडरल मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि फैसले कहीं और हो रहे हैं। इज दैट करेक्ट? देखिए, पहली बात ये, कुंडी साहब की जमात हो या हमारे दूसरे भाई अता तारड़ साहब की जमात हो, ये सोच नहीं सकते कि डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है। इनकी फैमिली लिमिटेड जमातें ये हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और साहब साहब जी 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 अद्दी अद्दी के अलावा इनको कोई बात दूसरी आती नहीं, इसलिए इनके लिए ये वाकई बड़े नए फॉर्मूले हैं। 18th अमेंडमेंट में चीफ मिनिस्टर्स को एब्सोल्यूट पावर्स दी गई हैं अपने सूबे से रिलेटेड डिसीजंस करने की, और वजीर आजम इनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनकी तरह के डिक्टेटर नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही उसको बैलेंस किया जाए पावर को, और सेंटर को भी पावर्स में शेयरिंग देनी चाहिए। वजीर आजम उन्हें सजेस्ट जरूर करते हैं लेकिन डिक्टेशन नहीं देते। दूसरी बात जो उन्होंने कहा फैसले कहीं और होते, फैसले कहीं और नहीं होते। ये इनके दौरे हुकूमत में जब मुकमका की इनकी सियासतें चल रही थी और चार्टर ऑफ डकैती हुआ था, उस वक्त तो ये आपस में एक दूसरे को मिलके कहते थे हम बड़ी सियासत बचा रहे हैं, सियासत बचा रहे हैं। ये बात तो फवाद चौधरी साहब ने की है, इन दोनों ने। मुझे एक मिनट बात करने दें, साहब कह रहे हैं कि क्योंकि हम मुझे बात करने दें, मुझे बात पूरी करने दें, मुझे एक मिनट बात पूरी करने दें। चार्टर ऑफ डकैती के दिनों में मुकमका की सियासतें होती रही तो चलो उस वक्त सियासत बचा रहे थे। अब इनकी जमातें अगर हुकूमत में नहीं आए तो ये तब्दीली तो सबसे बड़ी यही है ना। तो अब उनको और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो जो बेचारी एक एस्टैब्लिशमेंट है जो इस मुल्क की सालमियत के लिए खड़ी होती है, सारा इल्जाम उन पर डाल दें। अगर इतनी पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट थी और इतनी वो सियासत में घुसी हुई थी तो 10 साल आप लोग हुकूमत नहीं फिर कर सकते थे? फिर मुशर्रफ साहब इधर से जाने वाले नहीं था, फिर अभी तक वही काम चल रहा होता। आप लोग अगर सियासत में इलेक्शन जीत कर आ जाएं तो वो इलेक्शन होते हैं और वो जीत होती है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान 23 साल बाद इलेक्शन जीत के आए या हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग आए तो वो जनाब मुकमका या कोई और एस्टैब्लिशमेंट लेकर आ जाती है। इस किस्म की बातें जो है ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये लोग हारे हुए हैं, और अब इनकी जाते जाते वो शमा बुझने से पहले एक दफा जलती है, ये वो जल रही है, जलने दे। बात सारी ये है, चाहे फवाद चौधरी ने कुछ भी कहा है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, डेट टाइम याद कर लीजिएगा। 3 साल 2 महीने हमारे और हैं, इंशाल्लाह वो भी पूरे करेंगे। और जैसे